नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नई टॉपिक में, नई वीडियो में, नए सेगमेंट में। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चर्चा करेंगे आज के टॉपिक की, और टॉपिक का है आज हमारा फसल उत्पादन के विषय में बात करेंगे। भारत में जो भी फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक 2 लेक्चर्स में पढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक लेक्चर में ये टॉपिक आ नहीं पाएगा फसलों का उत्पादन, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी फसलों का उत्पादन होता है। तो 2 टॉपिक्स में ये पढ़ाना पड़ेगा। तो इसे आराम से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे इसके विषय में, क्योंकि फसलों को लेकर के तो आमतौर पर क्वेश्चंस पेपर में ज्योग्राफी से पूछ ही लेता है किसी ना किसी फसल के विषय में, चाहे किसी भी प्रकार से पूछता हो, है ना। तो समझ लीजिए बेसिक बात क्या है। बेसिक आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है। सबसे पहली मांग और डिमांड फसल टॉपिक को पढ़ने की यह है कि आपको फसलों के विषय में पता होना चाहिए कि भारत में जो फसलों का उत्पादन होता है वो कितने प्रकार से। तो हमारे यहाँ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो फसलों के उत्पादन को बताया गया वो 3 प्रकार से बताया गया है। तो 3 प्रकार में, एक रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं और जायद की। जायद की ऐसी फसल होती हैं जो रबी में और खरीफ में भी करी जाती हैं, जैसे खीरा की बात करें या ककड़ी की बात करें, तरबूज की, खरबूज की, ये फसलें जायद में होती हैं, जो कि रबी में भी होती हैं और खरीफ की फसलों में भी होती हैं। रबी की फसलों की बात करें आमतौर पर, जैसे सरसों की बात करें या चना की फसल की बात करें या मटर की बात करें, है ना, गेहूं की बात करें, जौ की बात करें, आलू की, ये रबी के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि बताइए इनमें से रबी की कौन सी फसल है। खरीफ की फसलों की बात करें, जैसे कपास की फसल है, तंबाकू की फसल है, गन्ना की फसल है, धान की फसल है, मक्का की फसल है, ज्वार की फसल है या बाजरा की फसल है, ये खरीफ के अंतर्गत आती हैं। और इन्हें मानसूनी फसल भी कहा जाता है, क्योंकि जब मानसून का समय होता है, आगमन होता है, उसी समय धान की, उसी समय गन्ना की रोपाई होती है और ये फसलें उत्पादित की जाती हैं, जिनको अक्टूबर या नवंबर के आसपास काट लिया जाता है, ठीक है। तो पहली डिमांड आपको ये पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फसलों के विषय में पता होना चाहिए, रबी, खरीफ और जायद। देखिए विस्तार से पढ़ेंगे इसे, अंत तक मेरे साथ आप। एक सेकंड बेटा। तो देखो, सबसे पहले मैंने यही लिख रखा है आपके लिए, रबी की फसल लिख रखा है ना। तो यही सबसे पहले पता होना है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू, इन्हीं फसलों के विषय में पूछ लेता है एग्जामिनर सबसे पहले, है ना, कि कौन सी फसलें रबी की हैं और कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं। इनको ही आप याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये सरसों, आलू, मटर, चना, जौ और गेहूं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो कई बार क्या पूछ लेता है, आलू को या सरसों को या मटर को या चना को पूछ लेता है कई बार। इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए खरीफ की फसल, यादव जी देख लो, नहीं फिर भूल जाओगे, उसमें कुछ नहीं है। कपास, गन्ना, तंबाकू, धान। धान मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है यहाँ से उठा करके। गन्ना मोस्ट इंपोर्टेंट फसल है जो कई बार पूछी जाती है कि कौन सी रबी की फसल है या खरीफ की फसल है ना। और उसके अलावा ये वाली, इन्हें मोटा अनाज बोलते हैं, मोटे अनाज की फसल, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और मक्का की हो गई, इनको मोटे अनाज की फसल बोलते हैं। हालांकि इस मोटे अनाज की फसलों को प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम दे दिया, अभी श्री अन्न के नाम से बोलते हैं इनको। अब मोटा अनाज नहीं बोलेंगे, क्या नाम बोलेंगे, श्री अन्न। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नाम दे दिया गया है ना। ये करंट का पॉइंट भी याद रखना। तीसरे प्रकार की फसल जायद की फसल होती है। मैं बोल भी रहा हूं, यदि बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो साफ ही दिख जाएगा, नोट भी करते चलेंगे। जायद में क्या आते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी, है ना, ये वाली फसलें आती हैं। ये रबी में भी होती हैं भारत में और खरीफ में भी होती हैं, दोनों समय काल के हिसाब से किसान इनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा नीचे बात करते हैं, कुछ प्रकार की कृषि हैं जो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड होती हैं और सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि पॉपुलर है वो, ये पेपर में आने से पॉपुलर ज्यादा। आप ऐसे समझ ली, बार बार एग्जामिनर ने पूछा है कई एग्जाम्स में। जैसे मिश्रित खेती आती है कि क्या होती है, कौन सी प्रकार की खेती होती है, मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है, फसल का उत्पादन कर रहे हैं आप और उसके साथ क्या कर रहे हैं, पशुपालन। इन दोनों का क्या कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, मिश्रित बोल देते हैं। जैसे गांव में ग्रामीण जो परिवार होते हैं वो फसल उत्पादन तो करते ही हैं, फसल उत्पादन के अलावा क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, करते कि नहीं करते गांव के लोग। तो इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोल देते हैं, मिश्रित कृषि बोल देते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको। आगे क्वेश्चन आता है कि नगदी फसल बताइए, कौन सी नगदी प्रकार की फसल होती है। नगदी फसलों को ही बोलते हैं व्यापार के लिए की जाने वाली फसल, या व्यापारिक फसल बोलते हैं, या वाणिज्यिक फसल बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिनको किसान व्यापार के उद्देश्य से उगाता है अपने खेत में, ना कि अपने पास घर रखने के लिए, है ना। जो व्यापार के उद्देश्य से की गई फसलें उन्हें नगदी फसल या व्यापारिक फसल बोलते हैं। और जो क्वेश्चन बेटा यूपी की परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यापारिक या कॉमर्शियल फसल बताइए,
तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल जिसको किसान व्यापार की दृष्टि से करते हैं, है ना, मंडियों में ले जाते हैं या मिलों में ले जाते हैं और बेच करके आते हैं, जिससे चीनी का उत्पादन होता है। तो आप समझ रहे हैं मैं कौन सी फसल की बात कर रहा हूँ, गन्ने की बात कर रहा हूँ। तो गन्ने की फसल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा होती है इंडिया में, टॉप नंबर में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। तो ये फसल नगदी फसल कहलाती है। और इसके अलावा बहुत सारी, जैसे तंबाकू की बात करें हम, है ना, कपास की बात करें, सब व्यापारिक फसल है। तो देखिए गन्ना है, कपास है, तंबाकू, जूट, तिलहन, सभी को लिख लेना। मैंने समझा दिया क्या क्या बोल सकते हैं इनको। व्यापारिक फसल भी बोलते हैं, चाहो तो लिख लेना। और क्या बोल सकते हैं, वाणिज्यिक फसल भी बोल देते हैं इनको। ये भी चाहो तो ये भी लिख लेना, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स प्रकार की एक खेती होती है, ये जल में उगाए जाने वाले पौधे होते हैं, या जल में की जाने वाली कृषि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कृषि बोलते हैं। इनके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इनके लिए जो खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है या पूर्ति करी जाती है वो पानी के माध्यम से करी जाती है। तो पानी में या जल में उगाए जाने वाले ये विशेष प्रकार की जो कृषि होती है इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है कृषि के अंतर्गत। क्या बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। ये भी लिख लीजिएगा, ये सभी पूछे गए तो मैं आपको बता रहा हूँ इसी आधार पर। आगे जूम की खेती बहुत आती है एग्जाम में। कौन सी खेती, जूम की खेती। तो देखो उत्तर पूर्वी भारत में होता है जी खेती। खास तौर पे मैंने एक राज्य ले लिया यहाँ पे, नागालैंड। नागालैंड के अलावा और भी राज्य बता सकते हैं हम यहाँ पे, मिजोरम है, मणिपुर है ना, और इसके अलावा आसाम है। इन राज्यों में मुख्य तौर पर ये होती है। इन राज्यों में मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड। जूम की खेती इन राज्यों में होती है, मतलब उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में होती है। और जूम की खेती का दूसरा नाम है स्थानांतरण खेती। कौन सी खेती है, स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण का मतलब जगह बदलती रहती है एक जनजाति। इन राज्यों में हमारे यहाँ आप जानते हैं प्राय भूगोल पढ़ेंगे तो आप, जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, 7 बहनों वाले राज्य हैं, जिसमें आसाम आ गया, जिसमें मणिपुर आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। अरुणाचल को छोड़ देंगे, हम इन्हीं राज्यों की बात कर रहे हैं। तो इनमें जनजातियां निवास करती हैं आमतौर पर, और सभी के सभी हिमालयी राज्य हैं। हिमालय का ही हिस्सा इनके अंदर फैला हुआ है प्राचीन काल से। तो उसी हिमालय के हिस्से पर जो जनजातियां रहती हैं, निवास करती हैं, वो खेती भी करती हैं। और खेती विशेष प्रकार की होता है झूम की खेती वहां पे। तो झूम की खेती में क्या करते हैं, जैसे जंगलों को काटते हैं वो एक हिस्से से। तो जंगलों को काटा, वनों को काटा, तो उस हिस्से को साफ कर लिया, साफ करके वहां पे खेती करी 2-3 साल तक। जैसे 3 साल तक कम से कम खेती करती है जनजाति है वहां पे झूम वाली खेती को। 3 साल के बाद जैसे आगे खेती करते हैं तो उर्वरक क्षमता क्या कम हो जाती है उस हिस्से की, उस क्षेत्रफल की, यहाँ पे झूम की खेती को किया जाता है। तो जैसे ही उर्वरक क्षमता कम हुई तो ये क्या करते हैं, जगह बदल देते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे, कुछ किलोमीटर चल के आगे, तो वहां पे भी सेम पोजीशन, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। जंगल को काटेंगे, वनों को काटेंगे, पूरे क्षेत्र को साफ करेंगे, फिर वहां पे खेती करेंगे उस मिट्टी में। 2-3 साल तक वहां करेंगे, सेम प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया स्थानांतरण, जगह बदलने वाली खेती। और वैसे पेपर में इसका नाम आता है झूम की खेती से। स्थानांतरण भी आ चुका है कई बार। कहाँ पे होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, नोट कर लेना। और विशेषकर नागालैंड आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आसाम में भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो खेतियों के मैंने बताया रबी, खरीफ और जायद की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे धान को पढ़ा है, धान को पढ़ते हैं सबसे पहले। कैसे पढ़ लेते हैं धान को, तो धान के विषय में जान लेते हैं। धान का बड़ा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा धान की फसल को लेकर के। इस वजह से आता है, कारण भी मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल जो है ना, क्रॉप जो है, बात करें जो खाद्यान्न में आती है, वो धान है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सबसे ज्यादा भारत में चावल खाया जाता है। ठीक है साहब। और आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी चावल कहाँ बता रहे हैं, हम तो गेहूं खाते हैं साहब। तो तुम ही खाते हैं गेहूं, बाकी की दुनिया, इंडिया चावल खाते हैं भैया जी। आंकड़ों पे है और जी किताबों पे है, किताबों से ही हम आपको बता रहे हैं, और जी पेपर में है। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की प्रसिद्ध वो फसल बताइए, या सबसे ज्यादा उपभोग की जाने वाली, कंज्यूम की जाने वाली, खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल। कई प्रकार से इसको शब्द को आप पढ़ सकते हैं। तो चावल आंसर आएगा, चावल, या ऑप्शन में लिख करके आएगा धान। तो भारत में सबसे ज्यादा धान की फसल का उपभोग होता है। दूसरे नंबर पे आता है गेहूं, दूसरे स्थान पर गेहूं को खाया जाता है भारत के अंदर, है ना। गेहूं की अगर बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया के कछु राज्य ना, उनमें ही गेहूं खाया जाता है। जैसे यूपी है ना, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। इन्हीं कुछ राज्यों में, मध्य भारत या नॉर्थ इंडिया वाले, बाकी के दक्षिण भारत में जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आप। नॉर्थ ईस्ट मतलब 7 सिस्टर वाले राज्यों में जाएंगे,
या गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, गोवा चले जाइए, तमिलनाडु जाइए, उड़ीसा जाइए, आप आंध्रा जाइए, इन राज्यों में जाएंगे तो इनका राज्यों का जो भोजन है ना, आमतौर पे वो चावल ज़्यादा भोजन है, अलग अलग सी फूड के माध्यम से। जैसे तमिलनाडु और केरला में और बंगाल में जाएंगे तो वहाँ मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं और मछलियों को चावलों के साथ खाते हैं। वहाँ तो रोटी का मतलब ही नहीं है, गेहूँ का मतलब ही नहीं है उन राज्यों। और भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु है बेटा जहाँ गेहूँ नहीं होता है, इसे नोट कर लेना। इस बात को कोई बताएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? और किसी को बताना भी मत। नहीं, मजाक की बात नहीं है। हमारी ऑडियंस बैठी है क्योंकि गर्मी का प्रकोप है, तो ऑडियंस बीजना से हवा कर रही है हमारी नहीं, वो अपनी हवा कर रही है, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। तो भारत का एक राज्य ऐसा तमिलनाडु, दक्षिण भारत का, जहां पर गेहूं की खेती नहीं होती है, ठीक है? ये भी नोट कर लेना, मैं बता दे रहा हूं। तो देखो, धान को समझो आप, धान भारत की खाद्यान्न फसल है, इसे नोट कर लो, पहली बात। दूसरा, धान खरीफ के अंतर्गत आता है। धान की फसल किस में आती है बेटा? खरीफ की फसल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछ लेता है। इसके अलावा धान की फसल को कैसी फसल और बोल देते हैं? मानसूनी। आप गौर करेंगे, आप नोट करेंगे, देखो रटनी ना हो, चीज समझनी होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है उत्तर देने के लिए जीएस में। धान की रोपाई जो होती है, जो किसान अपने खेत में धान को रोपाई करता है, वो मानसून के समय में ही होती है, जब वर्षा शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी याद रखना, इसी वजह से इसे मानसूनी फसल बोलते हैं। और इस समय मौसम कैसा होता है? कभी आर्द्र भी होता है, कभी गर्म भी होता है। जैसे वर्षा पड़ेगी तो ठंडा मौसम है, और वर्षा नहीं पड़ी 2 दिन तक तो कैसा मौसम रहता है? गर्म मौसम हो जाता है। तो ऐसे ही मौसम को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय मौसम। तो धान की फसल को उष्ण कटिबंधीय फसल भी बोल देते हैं, है ना? ये कठिन लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। तो मानसूनी फसल हो गई। और कैसी फसल बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय फसल, जैसा कि मैंने बताया। और इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। कितने पानी में होते हैं धान? 150 प्लस सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान और गन्ना, ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स इन इंडिया एंड अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया में किसी फसल की बात करें, भारत में किसी फसल की बात करें, तो बहुत कम पानी में आ जाते हैं, नॉर्मल पानी में आ जाते हैं, एवरेज पानी में उत्पादन हो जाता है। लेकिन धान और गन्ना का पानी की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है? तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल के लिए? धान के लिए। ये भी नोट कर लेना आप, है ना? लेकिन बहुत डीप में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बड़े एग्जाम्स में पूछा भी गया सेंटीमीटर वर्षा का, आप नोट कर लो। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में धान की खेती या धान का सबसे ज्यादा उत्पादन बंगाल करता है। बंगाल के बहुत बड़े इलाके में, क्षेत्रफल में धान की उत्पादन काफी वर्षों से लगातार होती आई है। बंगाल के अलावा यूपी करता है, यूपी के बाद पंजाब करता है। ये 3 राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है? कई बार तीसरा जो स्टेट पंजाब मैंने बताया, वो ऊपर नीचे भी होता है। धान पंजाब में होता है, हरियाणा, एमपी, इन राज्यों में होता है, कई राज्यों में होता है लगातार। आपसे एग्जामिनर सिर्फ ये पूछता है कि ये बता दो हमें कि धान सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है सर? पश्चिम बंगाल में होता है धान का उत्पादन सबसे ज्यादा, ठीक है? और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा लगा देंगे आप? उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। तो बंगाल, यूपी और पंजाब, ये 3 राज्यों में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, ठीक है? अब देखो, धान का कटोरा, एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भैया धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा भारत में बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। कौन से राज्य को बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। हालांकि धान का उत्पादन बंगाल करता है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन धान का कटोरा का मतलब है कि कटोरा का शेप आपने देखा होगा, आपने बचपन में चाय वाय तो पी होगी कटोरा में करके, है ना? सभी ने पी होगी बचपन में, जो बच्चे बड़े होकर के आते हैं। तो कटोरा का मतलब है, जैसे कटोरा का शेप समझ लो, तो उस कटोरे के आकार की कोई खेती है और उसमें 100% जो खेती हो रही है वो काय की हो रही है? धान की हो रही है। वहां पे 100% खेती और कोई दूसरी नहीं हो रही है। तो विशेष क्षेत्र में कोई भी फसल का उत्पादन हो रखा हो तो उसे कटोरा का नाम दे दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक विशेष क्षेत्र में धान की खेती एक अच्छे पैमाने पर होती है, तो उसे भारत का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है? और वहां उस फसल के लिए जो पानी जाता है, सिंचाई होती है, वो इंद्रावती नदी से जाता है। इंद्रावती नदी बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? गोदावरी की। और इसी नदी के पास में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। इसे बस्तर की गंगा भी बोलते हैं इंद्रावती को। छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है जिसका नाम है बस्तर, नक्सलाइट इलाका है, नक्सलियों से बहुत ज्यादा प्रभावित है ये वाला क्षेत्र, ठीक है? तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, बस्तर में होके बहती है, बस्तर की इसे गंगा भी बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य भारत के अंदर खनिजों में पढ़ाएंगे जो टिन का उत्पादन करता है। काय का उत्पादन करता है? टिन का उत्पादन करता है। और एक पठार भी बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के अंदर बेटा,
फसल पढ़ा रहे हैं लेकिन नोट करते चलो। आप जीएस का मतलब है बहुत सारी चीजों को जोड़ के पढ़ लेना और बताना आपको, है ना। जो मैं मुखारबिंद से बोल रहा हूँ वो नोट करते चलो। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि गुरुजी तेज बोल रहे हैं, तो दोबारा में देखिए, 3 बार में देखिए, 4 बार में देखिए, लेकिन सब नहीं लिखना, सारे पॉइंटों को लिखना जो कि कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं जीएस को, है ना, तभी आपके समझ में आएगा। तो टिन एकमात्र धातु ऑल ओवर इंडिया में जो छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। और कहां पे होता है इसका उत्पादन? बस्तर वाले इलाके में होता है, ठीक है। और दंडकारण्य का एक पठार भी बहुत फेमस है, दंडकारण्य का। वनवास के समय, 14 साल के वनवास के समय भगवान श्री राम भी इसी क्षेत्र में होकर के गुजरे थे और यहाँ पे कुछ दिन उन्होंने बिताए भी थे। ये रामायण काल से भी जुड़ा हुआ हिस्सा है दंडकारण्य का पठार, और इस समय सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, बाकी की सूचना आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश में धान का उत्पादन होता है दूसरे स्थान पर। तो यूपी का पूर्वी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पूर्व का हिस्सा यूपी का, जिसमें चंदौली की बात करूं मैं, गोरखपुर की बात करूं, कुशीनगर की बात करूं और बहुत सारे जिलों की बात करूं उत्तर प्रदेश में, देवरिया की, कुशीनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, ये वाले जिलों के जो हिस्से हैं वहां पर धान का उत्पादन होता है। तराई का इलाका है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर बहुत सारी नदियां बह रही हैं जो नेपाल से आती हैं। तो यहाँ धान का उत्पादन होता है दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा भी एक इलाका ऐसा है कि वहां 100% धान हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जिस जिले का नाम है क्या है? चंदौली या देवरिया, चंदौली जिले का नाम है और इसे धान का कटोरा बोलते हैं। धान की खेती अच्छी होती है चंदौली के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लिख लेना बेटा, यूपी स्पेशल में काम आएगा पॉइंट। जैव उर्वरक के रूप में धान की खेती में नील हरित शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक क्षमता के लिए। किसका इस्तेमाल होता है? नील हरित शैवाल, नोट कर लेना ये। नील हरित शैवाल भी पूछा जाता है। जैव उर्वरक, उर्वरक समझ रहे, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए जो मिट्टी की उपयुक्त आवश्यकता होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी, बढ़िया मानी जाती है चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो प्रति हेक्टेयर धान सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर होता है। 1 हेक्टेयर में 3974 या 3975 किलोग्राम के आसपास धान निकलता है पंजाब के अंदर, यदि हेक्टेयर में जाएंगे तो आंकड़ों में। ओवरऑल जाएंगे तो बंगाल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और बंगाली पूछा जाता है, ठीक है बेटा। नोट करते चलो, छापते चलो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है? धान की फसल पर क्या होता है देश में? रिसर्च, हर फसल पे होता है रिसर्च। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। कौन सी जगह? कटक में लिख लेना। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान या चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के शहर कटक में स्थित है। और कटक से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है बेटा महानदी। और कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे और बहुत सारे देशों में गए देश की आजादी को लेकर के। तो कटक याद रखना। इसी पॉइंट को विश्व में पढ़ें कि विश्व में अनुसंधान संस्थान कहाँ है चावल का या धान का? तो विश्व में फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। फिलीपींस है एक देश जो कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, जिसकी राजधानी क्या है? मनीला है। यहां एशिया का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं, यह भी नोट कर लेना। और भारत की तरफ से सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे जी को दिया गया था। और अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक पत्रकार हैं जाने माने रवीश कुमार, उनको भी दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस सरकार के द्वारा। रेमन मैग्सेसे वहां के पूर्व राष्ट्रपति रहे, तो उनके नाम से ये पुरस्कार समाज, साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके लिए फेमस है। फिलीपींस ज्वालामुखियों के लिए भी जाना जाता है, बहुत सारे ज्वालामुखियों की धरती बोलते हैं फिलीपींस को। एक टाल ज्वालामुखी बहुत फेमस है फिलीपींस के अंदर। कौन सा है? टाल, जो कि सक्रिय होता रहता है। तो दुनिया का या अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, यह भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। भारत के अंदर चावल की 2-3 वैरायटी बहुत फेमस है, प्रजातियां बहुत फेमस हैं। एक अमन, एक ओस और एक बोरो। ये 3 प्रकार की प्रजातियों को किसान उगाते हैं अपने खेतों में मानसून के समय में। यदि प्रजातियां पूछी जाएं तो बहुत डिटेल में है ना। अमन लिख लेना, बोरो लिख लेना, ओस लिख लेना। धान के अंदर एक रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रोग भी आप नोट कर लो। धान के अंदर क्या पाया जाता है? एक रोग। और रोग की बात करें तो खैरा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछा है। इस फसल को बिल्कुल खराब कर देता है। और होता क्यों? जिंक की कमी से, जस्ते की कमी से। अगर जस्ता या जिंक नहीं दे फसल में किसान, रोपाई करने के बाद कुछ एक समय के बाद ये देना होता है धान की पैदावार में, तो कौन सा रोग लग जाता है? उस पेड़ को बिल्कुल खराब कर देता है, जिससे कि धान की उत्पादन क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो रोग लग जाता है खैरा रोग। तो धान की फसल में कौन सा रोग लगता है? खैरा। नोट कर लेना है ना। किसकी कमी से लगता है? तो जस्ते की या जिंक, इंग्लिश में जिंक बोलते हैं और हिंदी में जस्ता बोलेंगे। रोग का नाम क्या है? खैरा। एक धान होता है गोल्डन धान,
तो गोल्डन धान में कौन सी विटामिन पाई जाता है? विटामिन ए सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी नोट कर लो, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, और कुल खाद्यान्न में बात करें तो 42% उत्पादन चावल का ही होता है। जितनी खाने वाली है भारत के अंदर, जितनी जनसंख्या उपभोग करते हैं, जैसे गेहूं खाती है, धान खाते हैं, बाजरा खाते हैं और भी चीज, तो उनमें टोटल 42% उत्पादन चावल का होता है अकेला भारत में। और कुल क्षेत्रफल के 21%, 23% हिस्से पर धान का उत्पादन होता है। जैसे 100% में सवरी फसल है रही है, तो 100% में 23% खेती पे, क्षेत्रफल पे धान ही धान उगाया जाता है भारत में। ऐसे समझ लो इस बात को। और धान काय की फसल है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, नोट कर लेना एक बार में, नहीं तो दूसरी बार में नोट करना। दूसरी फसल गेहूं की लिख रखी है हमने, गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं। और गेहूं तो आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के राज्यों में उगाया जाता है। सब बहुत बेसिक से प्रैक्टिकली रूप से जानते होंगे। मैं कुछ पेपर के तरीके से बात कर लेता हूं जो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला पॉइंट है कि काय की फसल है गेहूं की? रबी की फसल है, यही याद होना चाहिए। पहली डिमांड पेपर वाले की यह है कि आपको रबी, खरीफ और जायद में से नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। आगे तब बढ़ेगा वो पेपर वाला, और तभी आपको बढ़ना चाहिए। तो पहले खरीफ और रबी को रट लेना जो फसलें हैं। तो गेहूं किस में आती है? रबी में आती है। और गेहूं जो पकता है ना, वो आपको पता है सर्दियों के दिनों में पकता है। अक्टूबर नवंबर में बुवाई होता है, ये तो प्रैक्टिकली बात मैं बता रहा हूँ आपको। अक्टूबर नवंबर में बुवाई होते हैं, तो नवंबर दिसंबर जनवरी इन सर्दियों के महीने में पकता है कि नहीं पकता? बिल्कुल पकता है साहब, ठंड की जरूरत है गेहूं में पकवे का। तो जाइए बैठे, गेहूं में क्या बोलते हैं? शीतोष्ण फसल। शीत मतलब सर्दियों के अंदर पकी हुई फसल शीतोष्ण फसल कहलाती है। जैसे धान उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि धान का समय होता है मानसून के समय में, तो गर्म मौसम और आर्द्र मौसम की जरूरत होती है धान को। लेकिन गेहूं को कैसे मौसम की जरूरत होती है? ठंडे की। लेकिन मार्च में काट लिया जाता है, तब तक थोड़े से गर्म जलवायु की भी जरूरत होती है, तो पक करके मार्च अप्रैल में गेहूं को काट लेते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण फसल। और पहला नंबर रबी की फसल होती है। और विश्व के कुल गेहूं के उत्पादन की बात करें तो भारत में 14% लगभग गेहूं का उत्पादन होता है, दुनिया के कुल गेहूं का। कितना? 14% उत्पादन भारत में। लिखते भी चलो आप, साथ साथ लिखते चलना। ये शीतोष्ण फसल है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें बीमारी लगती है करनाल वंट। गेहूं की फसल में एक बीमारी, बहुत फेमस बीमारी है, जो कई बार एग्जाम में आई है, करनाल वंट नाम की बीमारी है, जो कि कवक से लगती है। और गेहूं की बाली को, या गेहूं की बाली के अंदर जो दाने होते हैं ना गेहूं के, वो बिल्कुल बाली खराब कर देते हैं, मतलब काली पार देती है उसे। जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, भैया हम खेतन में जानते, काटे विभाग में कब आते हैं, काटे भी जानते हैं, निकलवा भी जानते हैं। रात रात भर डरे रहते हैं भैया, जब ट्रैक्टर वाला आता तो भाई को पीछे करते रहते हैं खेतन में, कब आवे कब नहीं आवे। सही है, कॉमन बात है। गांवन ते आए, ग्रामीण पृष्ठभूमि ते आए, तो सब खेत वेतन के काम करे करे रखे हैं। लेकिन कचू किताबन में अलग तरीका के चीज होते हैं, तो वो पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली पूछेंगे तो प्रैक्टिकली बता देंगे हम, है ना। चौके करते रहते हैं गाँव ने, ट्रैक्टर पर बहुत चक्कर कटवाता हमारे गाँव को, ये ट्रैक्टर वाले देखेंगे हो गया है, समय ते निकाले भी नाते हमने। तो करनाल वंट कहते होता है, फफूंद से बीमारी होता है। ठीक है, वो मच्छरन पर खब्बा लें तो ना है जब तक आती ना है वो ट्रैक्टर वाले। अब गेहूं की फसल का एक शीतकालीन वर्षा होता है तो अब कहता, जब तुम पुलिस में लग जाएंगे, उम्मीद है कि 100% लगेंगे आप पुलिस में, और मेहनत करते रहो, बिल्कुल लगेंगे, शिद्दत से पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहो। पूरा कौन सा महीना चल रहा है जी? जुलाई स्टार्ट हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तकरीबन 180 दिन का खेल है। 6 महीना में कितने दिन आएंगे? 180 दिन आएंगे। मैं कॉन्फिडेंस में कहूँगा 150 हो गए हैं, तो 180 दिन का खेल है। जो पुराने पढ़ रहे हैं उनका फायदा है, रिवीजन करते रहो। जो नए नए तो कंटस्ट करके पढ़ो, एक एक चीज है पूरी अच्छे से पढ़ो, और 3 बार देखो 4 बार देखो, क्लास है रट लो, जैसे जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो जब तुम पुलिस में लग जाएंगे, तो फिर जब ट्रैक्टर आवे को कबू नहीं करवाए हमारे, तो गेहूँ तो करते ही है, पर तुम पे फोन करूंगा भैया, मैं कहूँ चौकी थाने में कहूँ है वहाँ दल ले जाइए बाका, फिर मैं तुम पे फोन करूंगा। लड़की हो पढ़ने वाली चाहे लड़का हो, तो FIR करी जाएगी तुम्हें थाने में, चौकी में, यूपी के कहो थाने में हो तुम, और वह ले जाइए। बात की चौ मच्छर ने खब्बा तो टाइम तो चौ ना तो निकार भी ना तो आज ने कहा दिक्कत है। तो शीतकालीन वर्षा होती है गेहूं की खेती के लिए। ये तो रही थोड़ी इंटरटेनमेंट की बात, लेकिन गेहूं की बात ही कर रहे हैं हम, है ना। तो शीतकालीन वर्षा होती है गेहूं के समय में, सर्दियों में जब वर्षा पड़ जाती है गेहूं के समय में, तो ये वर्षा लाभदायक मानी जाती है रबी की फसलों के लिए। कैसी बढ़िया वर्षा मानी जाती है। तो इस वर्षा को कई बार एक नाम दिया गया मावठ। शीतकालीन जो वर्षा होते हैं गेहूं का, या वर्षा क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं इस वर्षा को। तो कई बार ये वर्षा आ चुकी है, और कैसी होती है? लाभदायक।
अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैंने इससे पहले एक जलवायु की क्लास पढ़ाई है, मौसम की क्लास पढ़ाई है, जब रबी की फसलों के समय शीतकालीन वर्षा होती है तो वो कौन से मानसून से होती है, कौन से कारण से होती है वर्षा, कौन से महासागर से पानी बादल उठा करके लाते हैं और हमारे यहाँ बरसाते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और आपको एक सम्मानित इनाम दी जाएगी किसी भी विद्यार्थी को अगर उसने जलवायु की क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो। ठीक है, बताइएगा इसको। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, एमपी में होता उत्पादन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है गेहूं को वो जानते ही, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, एमपी, है ना। जे राज्य इंटरचेंज हो सकते, कोई दिक्कत ना है, लेकिन यूपी इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता ही है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में। अगर इन तीनों राज्यों को आप हरित क्रांति के समय में पढ़ेंगे, हरित क्रांति किससे संबंधित थी, खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने से हरित क्रांति संबंधित थी। और कब आई थी हरित क्रांति, हरित क्रांति आई थी 1966-67 की बात कर रहे हैं ना, 66-67 मतलब 60 के दशक में, अगर दशक पढ़ें तो हम, उस समय हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब यह है कि जब देश भैया आजाद हुआ, पहली सरकार चुनी गई, तो पहली सरकार काम कर रही थी अलग अलग सेक्टर पे, जैसे कृषि पे काम किया, उद्योगों पे काम किया, आत्मनिर्भरता पे काम कर रही थी पंचवर्षीय योजना के हिसाब से। तो हमारे भारत में उस समय के हिसाब से गेहूं का उत्पादन कम होता था, मतलब ऐसी प्रजातियां नहीं थी, इस प्रकार के बीज या प्रजातियां नहीं थी जो बढ़िया उत्पादन दें, जाते जनसंख्या को काम चल जाए, जितनी भी जनसंख्या थी उस समय, तो कहां से मंगाना पड़ता था गेहूं, दूसरे देशों से, अपनी जनसंख्या के उपभोग के लिए। तो हरित क्रांति का मतलब यह था कि मैक्सिको के अंदर से, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है, वहां एक अच्छा पैदावार का गेहूं होता था, उसी बीज को, उसी प्रजाति को भारत में उत्पादित किया गया, इसी को हरित क्रांति के रूप में पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर काम किया था MS स्वामीनाथन ने भारत में। इनको हरित क्रांति का जनक बोलते हैं भारत के भीतर, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं, है ना। नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे। वैसे अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया था गेहूं की फसल पर, वो मैक्सिको के अंदर काम किया था। मैक्सिको और अमेरिका दोनों पड़ोसी देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री हैं। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों में हरित क्रांति पे भी काम हुआ था उस समय। जो गेहूं बाढ़ से मंगाया गया था, गेहूं को जो प्रकार की एक प्रजाति, वो यहीं पे उत्पादित करी गई, कौन सी जगह, यूपी, पंजाब, हरियाणा के अंदर, ये याद रखना। हरित क्रांति का प्रभाव किससे संबंधित था, मैंने आपको बता दिया, खाद्यान्न उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से, नोट कर लेना। गेहूं का अनुसंधान कहाँ है, करनाल में, हरियाणा में। गेहूं का अनुसंधान भारत में, गेहूं और जौ का करनाल, हरियाणा में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, हाँ ये लाइट जला दो, इसका तो ध्यान ही नहीं था आज। इसके अलावा बात करें, विश्व में अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, मैक्सिको में। विश्व में गेहूं का अनुसंधान मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, दुनिया में मैक्सिको में काम होता है। दूसरी खाद्यान्न फसल है भारत की, मैं बता चुका हूं, विश्व का लगभग 14% गेहूं का उत्पादन भारत में होता है। कितना परसेंट, 14% गेहूं का उत्पादन भारत में होता है दुनिया के का। अगर बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं चीन करता है, और चीन के बाद भारत उत्पादन करता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब तीसरी फसल पे आ जाते हैं, बाजरे भाई पे। तीसरा क्या लिखा है, बाजरे की फसल। और सर्दियों में बाजरे की रोटी खूब खाई होंगी आपने, खाते कि नहीं खाते हैं भाई, जी प्रैक्टिकली समझो आप। बाजरा की रोटी खाते हैं और पूरा गुड़ के संग और घी लगाएंगे तो फुल आनंद आ जाता है। बाजरा की रोटी में दूध तो फुल आनंद आ जाता है। ठीक है, और बाजरा को भारत में अथवा दुनिया में गरीबों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि तो गरीबों को ज्यादातर ये उपलब्ध कराया जाता है दुनिया और देश के देशों में। और विश्व के ऐसे देश हैं, जैसे भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन करता है, और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान करता है इस खेती को, क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, बाजरा कम पानी में हो जाता है ना, इस वजह से। और राजस्थान आप जानते हैं, राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वहां पानी का जो संसाधन की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो समय के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वर्षा ना के बराबर होती है, तो कम वर्षा में ये वाली खेती हो जाती है, कौन सी, बाजरा। तो राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इसका, और विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है। अब भारत के अलावा यदि हम पढ़ें बाजरा को, तो नाइजीरिया करता है, अफ्रीका का देश। कौन सा देश, नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी है बेटा अबूजा, नोट कर लेना, यूपी पुलिस में राजधानी कई बार आती है दुनिया के देशों की। अबूजा इसकी कैपिटल है, और जनसंख्या के आधार पर नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। जो पॉपुलेशन रहती है सबसे ज्यादा नाइजीरिया में रहती है। अफ्रीका के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देश हैं, 54। कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, जिसमें 54 देशों की संख्या है, जिसमें से नाइजीरिया एक देश है जिसकी राजधानी अबूजा है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। और अफ्रीका के अंदर जो पेट्रोल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, पेट्रोल मतलब कच्चे तेल के लिए, इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। इसके अलावा
जो बाजरा है वो अफ्रीकी मूल का पौधा भी कहा जाता है। बाजरा की जो उत्पत्ति भैया पौधा की या इसको प्रारंभ किया है करना वो कहां से होता है? अफ्रीका से। तो नाइजीरिया भी इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करता है। इसे गरीबों के भोजन का नाम दिया गया है। भुखमरी में बात करें तो आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा भुखमरी अफ्रीका के कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज के बारे में आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे वहां पे आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है, जनजातियां ऐसी हैं जिनको बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्थाएं जो यूएनओ के अंडर में काम करती हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंडर में काम करती हैं, जैसे यूनिसेफ के अंडर में काम करती हैं, तो वो मदद मुहैया वहां पे कराते रहते हैं, खाने पीने की चीजें भेजते रहते हैं बहुत सारे गरीब मुल्कों में अफ्रीका के अंदर। तो इसे गरीबों के भोजन के रूप में भी जाना जाता है। कौन से को? बाजरा को। तो बाजरा की फसल है, इसे लिखते जाएं। पहला पॉइंट अफ्रीकी मूल का पौधा है, छाप लेना। इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम क्या दे दिया अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले? श्री अन्न के नाम से ये फसलों को नाम दे दिया है। और काय की फसल है ये? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। बाजरा कौन सी फसल है बेटा? खरीफ। रबी और खरीफ सबसे पहले पढ़ना है, तो खरीफ। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरा कौन सा राज्य करता है भाई साहब? राजस्थान। राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अब इसका एक सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट्स करके, मिलेट्स का मतलब बाजरा, तो हैदराबाद में इसका सेंटर है। और विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन लगभग 41% उत्पादन यही करता है भारत। इसे गरीबों का भोजन का नाम दिया गया है क्योंकि गरीब जो दुनिया के बहुत सारे गरीब मुल्क हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और लोगों का मुख्य भोजन भी है जो वहां पर, इस वजह से क्या बोला गया? गरीबों का भोजन बोला गया। अफ्रीका का जैसे उदाहरण दे रहा था मैं, नाइजीरिया और चीन करते हैं भारत के बाद उत्पादन इसका। कौन कौन से? नाइजीरिया और चीन। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, अफ्रीका का कंट्री, और चीन एशिया का देश है और इसकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जो कि जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आ गया और भारत पहले स्थान पे चला गया है। अब बात करते हैं बेटा, जहां में चौथा नंबर हमने लिखा है दालों का। कौन सा लिखा है? दालों का। दालों का प्रश्न कई बार आता है। दलहन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते थे इसको, दालों को। अब देखो दालों के बारे में पॉइंट लिखना आप, मैं स्टोरी बता रहा हूँ वहां पे। सबसे ज्यादा तो दाल क्यों खाई जाते हैं भारत में? क्योंकि दालों के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन। दालों में सबसे ज्यादा, सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन पाई जाती है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट जो उपभोग की जाने वाली दालें, वो दालों को आमतौर पर डॉक्टर भी सलाह देता है जब आप बीमार रह रहे हैं, कचुए रहे हैं, तो भैया दाल खाओ एक टाइम, है ना, प्रोटीन की वजह से। कि प्रोटीन से आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, पहली बात। दूसरा, दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, महाराष्ट्र करता है, कर्नाटक करता है, ये सभी राज्य करते हैं दालों का उत्पादन। एक दाल की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल सभी दालों की बात कर रहा हूं इस टॉपिक में। दलहन उत्पादन करके क्वेश्चन आता है। ये कैसे पौधे होते हैं? फलीदार पौधे होते हैं। जो दालों के पौधे होते हैं फलीदार पौधे होते हैं, और एक लेग्यूमिनस कुल होता है इनका। एग्रीकल्चर में, कृषि में पढ़ते हैं कौन से कुल की होते हैं ये? लेग्यूमिनस कुल। हालांकि सारी फसल कोई ना कोई कुल की होते हैं, तो दालों का कुल कई बार पूछ लिया गया है, तो नोट कर लेना, याद रखना। लेग्यूमिनस कुल की फसल कौन सी होती है? दाल वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं। दालों का नेचर क्या रहता है? दलहन पौधे का नेचर, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं ये वायुमंडल से, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को बदलते हैं दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में बदल के नाइट्रेट करते हैं, और नाइट्रेट के बाद जड़ों में पहुंचाते हैं। उसके बाद उसकी क्या होती है? उर्वरक क्षमता अच्छी खासी बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, उससे दाल के पौधे की भी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसलें कौन सी है? दलहन की फसलें। जाए नोट कर लियो, बहुत अच्छे से नोट कर लियो, छाप लियो, है ना। और भारत के लगभग 11% भाग पर काय की खेती होता है? दाल की खेती होता है। भारत के टोटल जैसे 100% खेती है रही है, तो 100% में से 11% हिस्से पर दालों की खेती होती है। ये भी नोट कर लेना, डाटा की बात है लेकिन ये ऐसे आते नहीं है, आप नोट कर लो। अब सुनो, दाल तो बहुत सारी हैं जो रबी में भी आती हैं और खरीफ में भी आती हैं, लेकिन दलहन उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा चना की खेती करी जाती है। अगर दालों में भी आ जाए क्वेश्चन कि दलहन में बताइए सबसे ज्यादा कौन सी दाल की खेती होती है, तो चना की सबसे ज्यादा खेती होती है। कौन सी? चना की। और दूसरे स्थान पे आती है अरहर की खेती, अरहर की दाल की खेती। तो चना की खेती होती है और एक अरहर की दाल, ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है भारत में। और इनके बाद फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें स्थान पे आती है बहुत सारी दालों की अगर बात करें तो। ये नोट करके लिख लेना, दलहन में चना की दाल भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर अरहर की दाल का उत्पादन। चना की दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, ये भी नोट कर लेना। चना की दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और अरहर की दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण भारत के राज्य करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये वाले राज्य करते हैं ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दोनों राज्यों को लिख लेना जहां अरहर की दाल सबसे ज्यादा। इसे तूर की दाल भी बोलते हैं, अरहर को क्या बोलते हैं? तूर की दाल भी बोलते हैं।
इसे लाल दाल भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में पिजन दाल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। अगर एक एक करके बात करूंगा तो पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में इन दालों के विषय में, ठीक है। तो जो बात आई समझ में कि नहीं आई, ये सब बीमारी हमने बताई दी। तो जैसा कि मैंने बताया इस टॉपिक में जो कुछ ही फसलों को कवर किया है, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा भाई साहब, दूसरी क्लास जाके लेके आएंगे अवश्य, और दूसरी क्लास में कोशिश करेंगे कि कवर रह जाए, और दूसरी में यदि फसल कवर नहीं हुई तो फिर तीसरी पढ़ाएंगे। तो टॉपिक पूरा ऐसा ही पढ़ाना है आपको कि कुछ छूट ना जाए कहीं से भी, एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, है ना, इस आधार पर लेकर के पढ़ाना है। और आपको भी ईमानदारी से उसी हिसाब से पढ़ना है कि यदि नंबर चाहिए पूरे जीके जीएस में किसी भी एग्जाम में, तो कोई भी पॉइंट कोई भी प्रश्न मेरा जो कमेंटेटरी कर रहा हूँ वो वाला, और जो बोर्ड पे भी मैं आपको बता रहा हूँ लिख करके वो वाला, सारे पॉइंट आपको नोट करने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रश्न भी पूछे गए हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ इससे संबंधित, ठीक है। यदि चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ें आप जीएस का विशेषकर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित तो पूरा फ्री पढ़े, और बाकी के इंडिया की कोई भी पेपर में जीएस आनी हो तो उसके लिए तो आप पढ़ ही सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैनल को शेयर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई शक समस्या फिर भी हो तो आप कमेंट करें, उसे सुधार करके अगली क्लास में फिर बताएंगे उस डाटा को जोड़ करके। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और ट्रैक्टर वाले से आपकी नौकरी लगने के बाद बात करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए आपको वर्दी पहननी है। किस लिए वर्दी पहननी है कि वो मच्छर पे ना कपाए हमारे ट्रैक्टर वाला, टाइम पे आया गेहूं निकाल जाए भैया हमारे, ठीक है। तो नमस्कार।